गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सो आज हम रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म के बारे में बातें करेंगे। सबसे पहली बात, रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म क्या कंपलसरी होता है? द आंसर इज नो। रजिस्ट्रेशन करना जरूरी नहीं है। सो फर्म बनती कैसे है? तो बाय एग्रीमेंट। एग्रीमेंट अगर कर लिया तो फर्म का निर्माण हो गया। लेकिन रजिस्टर करना या नहीं करना, दिस इज ऑप्शनल, दिस इज नॉट कंपलसरी। पर अगर आप रजिस्टर नहीं करो तो कुछ प्रकार के डिस्क्वालिफिकेशंस होते हैं। मींस आप कुछ एक्शन नहीं ले सकते, कुछ चीजें नहीं कर सकते। एंड हेंस हम एक हिसाब से ऐसा बोल सकते हैं कि भले इट इज नॉट कंपलसरी बट इट बिकम्स नेसेसरी टू कैरी ऑन द बिजनेस, क्योंकि बिजनेस करना ही पॉसिबल नहीं होगा अगर आप रजिस्टर नहीं करोगे तो, क्योंकि कुछ डिस्क्वालिफिकेशंस आ जाएंगे। सो हमको वो चीज भी आज डिस्कस करना है कि कौन कौन से प्रकार के डिस्क्वालिफिकेशंस आ जाते हैं अगर आपने पार्टनरशिप फर्म को रजिस्टर नहीं किया है तो। सो नाउ लेट्स बिगिन। सबसे पहले वही बात बताई गई है कि द फर्म रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म इज नॉट कंपलसरी, इट इज नॉट एन इट इज नॉट एन इलीगल एसोसिएशन। फिर अगर रजिस्टर करना है तो आपको क्या करना पड़ता है? सो यू हैव टू फॉलो ओनली 3 स्टेप्स। पहली चीज क्या है? एक प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म होगा, एक प्रिस्क्राइब डॉक्यूमेंट होगा और एक प्रिस्क्राइब फीस होगी। इतनी चीजें आपको जमा कर देना है विद द रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स। सो अगर हम 3 जन हैं, हम लोगों को लग रहा है कि हम फर्म को रजिस्टर कर लेते हैं, सो हम क्या करेंगे? हम रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स के ऑफिस में जाएंगे। रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स का ऑफिस क्या है? सो रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स मींस एक सरकारी ऑफिस है जो रजिस्टर करते हैं पार्टनरशिप्स को। तो रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स, जब मैं इनके पास जाऊंगा, हम तीनों जाएंगे, तो हम लोगों को लेके जाना पड़ेगा प्रिस्क्राइब्ड डॉक्यूमेंट्स। प्रिस्क्राइब डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या कवर होता है? तो जनरल डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं एक व्यक्ति के, जैसे कि पैन कार्ड, आधार कार्ड वगैरह वगैरह। दूसरी चीज पार्टनरशिप डीड एक होती है प्रिस्क्राइब डॉक्यूमेंट में, जनरल डॉक्यूमेंट्स प्लस पार्टनरशिप डीड। तो वैसे मैंने आपको बताया था कि पार्टनरशिप डीड होना जरूरी नहीं है, एक ओरल एग्रीमेंट भी उतना ही एनफोर्सेबल होता है जितना कि एक रिटर्न पार्टनरशिप एग्रीमेंट है। बट स्टिल अगर आप एक पर्टिकुलर फॉर्म को रजिस्टर करना चाहते हैं देन इट विल बी कंपलसरी कि आपको एक डीड बनाना पड़ेगा, एक रिटर्न फॉर्म में एग्रीमेंट करना पड़ेगा और आपको जमा करना पड़ेगा विद द रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स। सो प्रिस्क्राइब डॉक्यूमेंट्स प्लस प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म। ये फॉर्म हर स्टेट के हिसाब से अलग अलग हो सकता है। सो आप कौन से स्टेट में काम कर रहे हैं उस हिसाब से आपका फॉर्म चेंज होगा। ठीक है, तो महाराष्ट्र में जैसे फॉर्म ए लगता है। और एक बात और बता दूं, महाराष्ट्र में रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म इज कंपलसरी। विद इन 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पार्टनरशिप आपको रजिस्टर करना ही पड़ता है महाराष्ट्र में। बट आप क्योंकि महाराष्ट्र लेवल की एग्जाम नहीं दे रहे हैं, आप जो एग्जाम दे रहे हैं ये पूरे देश भर के लिए है, और इसीलिए यहाँ पे आपको अगर मैं पूछूंगा कि क्या रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है, आप बोलोगे नहीं। ठीक है, तो महाराष्ट्र लेवल की आप क्योंकि एग्जाम नहीं दे रहे। फिर प्रिस्क्राइब फॉर्म रहेगा और प्लस प्रिस्क्राइब्ड फीस रहेगी। तो प्रिस्क्राइब्ड फीस में रजिस्ट्रार की फीस भी होती है, जो रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स में आपको जमा करना पड़ता है, 1600 रुपए की फीस होती है। और इसके अलावा आपको स्टैम्प ड्यूटी भरना पड़ता है एडिशनली। तो एडिशनल जो स्टैम्प ड्यूटी है वो भी हर स्टेट में अलग अलग होती है। फॉर द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र जो स्टैम्प ड्यूटी का अमाउंट है वो 500 रुपए लगता है फॉर ईच 50,000 कैपिटल। तो कैपिटल के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, खैर आपको इतना ये सब याद रखने की आवश्यकता नहीं है, मैं जितना बता रहा हूं उतनी चीजें ध्यान रखो। बट फॉर्म्स वगैरह, फीस वगैरह ये सब आपको ध्यान रखने की जरूरत नहीं। सिर्फ ये ध्यान रखो प्रिस्क्राइब डॉक्यूमेंट्स, प्रिस्क्राइब फॉर्म एंड प्रिस्क्राइब फीस आपको जमा करना है विद द रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स ऑफ द एरिया। अब पार्टनरशिप डीड में क्या क्या कंटेंट्स होना चाहिए ये हम देखेंगे अभी। इसके अलावा रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स क्या करेगा? फिर रजिस्ट्रार किसको बोलते हैं हम? जो एक रजिस्टर मेंटेन करता है। यहां पे इसके पास होगा एक रजिस्टर, रजिस्टर ऑफ फर्म्स। इसमें यह नाम लिख लेगा कि हाँ ये 3 जनों ने पार्टनरशिप फर्म बनाया है, तो नाम लिखेगा। फिर तीनों के पार्टनर्स के नाम, एड्रेस, बिजनेस, कौन सा बिजनेस करने वाले, ये सब लिखेगा। और सबकी साइन लेता है, यहाँ पे तीनों पार्टनर्स की साइन ली जाएगी और साइन लेने के बाद लिख दिया जाएगा कि रजिस्टर हो चुकी है। इसके साथ ही एक रजिस्ट्रार सर्टिफिकेट देता है कि सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, कि आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है। ये जो सर्टिफिकेट है, ये सर्टिफिकेट आपके लिए प्रूफ होगा कि हाँ
आपके फर्म का रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है। सो दिस इज द बेसिक प्रोसेस, एकदम सिंपल सी प्रोसेस है। आपको तीन चीजें जमा करना है, प्रिस्क्राइब डॉक्यूमेंट्स, प्रिस्क्राइब फीस एंड प्रिस्क्राइब फॉर्म। और फिर रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स आपकी फर्म को रजिस्टर कर देगा, रजिस्टर में लिख लेगा और वो सर्टिफिकेट देगा। सर्टिफिकेट में उसकी खुद की साइन भी रहेगी। अब ये जो रजिस्टर ऑफ फर्म्स है ना, ये एक पब्लिक डॉक्यूमेंट हो जाता है। पब्लिक डॉक्यूमेंट का क्या मतलब है? पब्लिक डॉक्यूमेंट का मतलब है एनी पर्सन फ्रॉम द जनरल जनरल पब्लिक कैन इंस्पेक्ट दीज डॉक्यूमेंट्स। इन डॉक्यूमेंट्स को पढ़ सकता है, जो भी यहाँ पे लिखा हुआ है। और इसमें जो भी लिखा है ये सब सही है, ये मान लिया जाता है। तो इसमें जो भी पॉइंट्स बताए गए हैं, जैसे कौन कौन पार्टनर है, कब ज्वाइन हुआ, ये सब चीजें सही है मान लिया जाता है। अगर झूठ बोला गया है तो यहाँ पे पेनल्टी लगती है। तो यहाँ पे जो भी पेनल्टी है अलोंग विथ इम्प्रिजनमेंट, दोनों चीजें लग सकती है। सो सिंपल से पॉइंट्स है। एक बार मैं सिर्फ आपको कंटेंट्स ऑफ द डीड बता देता हूँ, बहुत ही सिंपल सा चैप्टर है। और मेन जो पॉइंट है जिसके ऊपर हमको चर्चा करना है, सेक्शन नंबर 69, जो कि रजिस्ट्रेशन नहीं कराओ तो क्या क्या होता है उसके बारे में बताते हैं। सो जैसा कि मैंने आपको बताया, एक प्रिस्क्राइब फॉर्म रहेगा, जैसे महाराष्ट्र में फॉर्म ए है। फिर स्टेटमेंट इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म, प्रिस्क्राइब्ड फीस भी रहेगी साथ में, और डॉक्यूमेंट्स रहेंगे। इसमें क्या क्या चीजें लिखी होती है, क्या क्या चीजें रहेगी फॉर्म में। सो जनरल पॉइंट्स है, आपको रटने की जरूरत नहीं है। जैसे लिखा है प्लेस ऑफ बिजनेस रहेगा, नेम ऑफ द फर्म रहेगा, और कहाँ कहाँ बिजनेस कर रहे हैं यानी ब्रांच ऑफिसेस ये बताए जाते हैं। फिर कब हर एक पार्टनर ने ज्वाइन किया था ये बताया जाता है। फिर सबके सब पार्टनर के पूरे नाम, पूरे उनके एड्रेसेस बताना पड़ता है, और ड्यूरेशन ऑफ द फर्म बताना पड़ता है। अगर आपने ड्यूरेशन नहीं बताया तो पार्टनरशिप विल बी कंसीडर्ड एज अ पार्टनरशिप एट विल। फिर आप जब भी फर्म रजिस्टर करते हैं, आपको ऐसे नाम अलाउ नहीं होंगे जो कि गवर्नमेंट को लगता है ये गलत है, जो गवर्नमेंट से कोई करेक्शन बताते हैं। तो ऐसे नाम अलाउ नहीं किए जा सकते जो पता लगे, देखते से ऐसा लगता है कि ये तो गवर्नमेंट का कोई ऑर्गेनाइजेशन है। सो ऐसे नाम अलाउ नहीं किए जाएंगे। देन सब पार्टनर्स का साइन करना जरूरी है इस पर्टिकुलर फॉर्म को, जो फॉर्म जमा कर रहे हैं। अब फॉर्म क्या आपको फिजिकली जाके ही जमा करना पड़ेगा? नहीं, जरूरी नहीं है। आप ये जो फॉर्म है इसको पोस्ट से भी भेज सकते हैं। सो अगर आप जा सकते हैं उस ऑफिस में तो जाके जमा कर दो। पर अगर आप उस शहर में है जहाँ पे उनका ऑफिस नहीं है, जैसे नागपुर में अगर आप हैं तो नागपुर में ऑफिस है रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स का, पर आसपास के एरिया में है आप, जैसे भंडारा, तुमसर वगैरह टाइप की जगह पे, अब वहां पे तो रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स का ऑफिस नहीं है। सो वो लोग कहाँ रजिस्टर कराएंगे? वो भी नागपुर में ही कराएंगे, क्योंकि वो नागपुर के जुरिस्डिक्शन में आते हैं। बट वो यहाँ पे आएंगे ये जरूरी नहीं। दे कैन सेंड द एप्लीकेशन एंड द प्रिस्क्राइब डॉक्यूमेंट एंड फीस फ्रॉम द पोस्ट, पोस्ट से भेजा जा सकता है। सो इट इज नॉट कंपलसरी कि वो डायरेक्टली खुद आए। तो क्योंकि वो जो डिटेल है, जो रजिस्टर है, रजिस्टर में उनकी फिजिकल साइन की जाए ये जरूरी नहीं रहेगा। ठीक है, तो रजिस्टर में साइन रहे जरूरी नहीं, डीड वगैरह में साइन प्रॉपरली होना चाहिए, और जो फॉर्म रहेगा उसमें साइन होना चाहिए। फिर रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन कराने के बाद एक सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन दिया जाता है। टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन ऐसा कुछ टाइम नहीं बताया गया है। सिर्फ महाराष्ट्र के लिए अगर आप पूछो तो मैंने बताया टाइम है 1 साल के अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ फॉर्मेशन। बट बाकी की जगह पे आपको रजिस्ट्रेशन का कोई टाइम लिमिट नहीं बताई गई है। सो आपको जब रजिस्टर कराना है तब आप करवा सकते हैं, नहीं कराना है तो मत कराओ। लेकिन नहीं कराओ तो कुछ दिक्कत आ जाती है। कौन कौन सी दिक्कत, तो वो हम आगे पढ़ेंगे। और इसीलिए, क्योंकि आपको दिक्कत ना आए, वो प्रॉब्लम्स ना आए, इसीलिए हम बोलते हैं कि रजिस्ट्रेशन कराना एक हिसाब से अच्छी बात होती है, तो करा लेना चाहिए। पार्टनरशिप डीड क्या है? तो पार्टनरशिप डीड मैंने आपको बताया, इट इज अ रिटन एग्रीमेंट। सो वैसे पार्टनरशिप कैन बी रिटन एज वेल एज ओरल, पर अगर आप उसको लिखित रूप में रखते हैं देन इट शुड बी इन द फॉर्म ऑफ अ डीड। सो पार्टनरशिप डीड इज अ रिटन एग्रीमेंट ऑफ द पार्टनरशिप। इसमें क्या क्या चीजें होती है? इसमें भी जनरल से कुछ पॉइंट्स होते हैं, जैसे कि नेम ऑफ द फर्म, ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप, नेचर ऑफ बिजनेस, प्लेस ऑफ बिजनेस, कैपिटल कितना लाया सबने, कौन कौन सी प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म है, प्रपोर्शन ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉसेस टू बी बोर्न बाय ईच ऑफ द पार्टनर्स। फिर राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स, प्रोविजंस फॉर अकाउंट्स ऑडिट, क्योंकि कानून में ये नहीं लिखा है तो ये इन लोग आपस में एग्री करते हैं। फिर ड्रॉइंग्स बाय द पार्टनर, ड्रॉइंग का मतलब होता है रेम्यूनरेशन निकालना। डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स, डिवीजन ऑफ एसेट्स वगैरह वगैरह, आर्बिट्रेशन, ऐसे बहुत सारे क्लॉजेस आप डाल सकते हैं। ये कोई एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है कि यही चीज आना चाहिए। आप ये चीज डालना चाहो डालो, नहीं डालना है मत डालो, जो चीज आपको लिखना है वो लिख सकते हैं।
ठीक है, क्योंकि आपके और आपके पार्टनर्स के बीच में क्या आप एग्री करना चाहो वो आप उसमें लिख सकते हैं। हाँ, बट ऑफ कोर्स कुछ चीजें जरूर होती है उसमें, नेम ऑफ द फर्म, एड्रेस ऑफ द फर्म, ये सब चीजें तो रहेगी ही। फिर इनकम टैक्स एक्ट बोलता है, इनकम टैक्स एक्ट भी कंपलसरी बोलता है कि आपकी फर्म जो है उसका एक डीड होना ही चाहिए। सो इनकम टैक्स एक्ट बोलता है कि आपको अगर टैक्स लायबिलिटी निकालना है तो उसके लिए जरूरी है एक डीड बनाई रहे, और डीड में आपको इंटरेस्ट और रेम्यूनरेशन का क्लॉज डालना रहेगा। यानी अगर आप चाहते हैं कि जो कैपिटल है उस पे इंटरेस्ट मिले, तो इंटरेस्ट पे करने के लिए उसमें लिखा होना चाहिए, तभी आप पे कर सकते हैं। ये एज पर इनकम टैक्स एक्ट है, पार्टनरशिप एक्ट नहीं है। ठीक है, वैसे ही उसी प्रकार से रेम्यूनरेशन, सैलरी निकालना अगर आप चाहते हैं, सो दैट क्लॉज शुड ऑल्सो बी मेंशन इन द पार्टनरशिप डीड। अगर आपने नहीं लिखा है तो आप ये नहीं कर सकते एज पर द इनकम टैक्स एक्ट। कर भी लोगे तो वो आपको टैक्स में उसका कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। ठीक है। कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन सेक्शन 69, जो कि बराबर 1 वर्ष बाद में लागू हुआ था। बाकी पूरा का पूरा एक्ट जो है ये 1 अक्टूबर 1932 पे लागू हो गया था, 1 अक्टूबर 1932। बट ये एक सेक्शन 1933 से चालू हुआ था। सो ये 1 साल बाद चालू हुआ था। सो क्यों 1 साल बाद चालू हुआ? क्योंकि देखो, ये सेक्शन किससे डील करता है, अगर आप रजिस्टर नहीं कराते हैं तो क्या क्या हो जाएगा। सो आप ऐसा तो नहीं बोल सकते कि आज से 1 अक्टूबर 1932 से ये एक्ट चालू हुआ, और आप ये नहीं बोल सकते आज के आज रजिस्टर होना, आज रजिस्टर नहीं होगे तो ये सब डिस्क्वालिफिकेशन हो जाएंगे। और इसीलिए 1 साल का टाइम दिया गया था कि अगर आप चाहते हैं कि आप इन डिस्क्वालिफिकेशन में ना पड़े, सो यू कैन रजिस्टर द फर्म, आप इसको रजिस्टर करवा लो, तो दैट विल बी बेटर। बट रजिस्टर करने के लिए ऐसा नहीं बोल सकते आज के आज रजिस्टर करो, और इसीलिए 1 साल का टाइम दिया गया था। 1 साल तक के हम इस पर्टिकुलर सेक्शन को अप्लाई नहीं करेंगे। सो ऐसा भी हो सकता है कि पूरा एक्ट अलग तारीख को लगा, कुछ सेक्शंस बाद में लगे, कुछ सेक्शंस पहले लगे। सो गवर्नमेंट जैसा चाहे वैसा ये सेक्शंस को बता सकती है कि ये पहले लगेंगे, ये बाद में लगेंगे। सो वैसे यहाँ पे रजिस्ट्रेशन से जो रजिस्ट्रेशन न करने से जो कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, वो सेक्शन 1 साल बाद लगाया गया था। कौन कौन से कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं? तो बेसिकली 3 प्रकार के डिस्क्वालिफिकेशंस हो जाते हैं, डिसेबिलिटीज हो जाती है। पहली चीज क्या होगी, अगर बीच में कोई झगड़ा होता है, फर्म के पार्टनर्स हैं, पार्टनर्स के बीच में झगड़ा हो रहा है, कैटरीना और दीपिका एक दूसरे के बाल नोच रहे हैं, दोनों के झगड़े चल रहे हैं, तो यहाँ पे दोनों एक दूसरे पे केस फाइल नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि फर्म रजिस्टर नहीं थी। तो फर्म अगर रजिस्टर नहीं है तो कोई भी पार्टनर एक दूसरे पे या फर्म पे केस फाइल नहीं कर सकता। सो ये एक बहुत बड़ा डिस्क्वालिफिकेशन है, और इसीलिए तो मैंने बोला कि भले ही आपको कंपलसरी नहीं बताया गया है, पर एक हिसाब से रजिस्टर कर लेना अच्छा ही होता है। नहीं तो कल चल के आप रजिस्टर करने जाओगे और झगड़ा चल रहा है तो कोई भी रजिस्टर नहीं करने देगा, वो साइन ही नहीं करेगा। और इसीलिए इट इज एडवाइजेबल कि आप बिजनेस चालू करने के पहले ही फर्म को रजिस्टर कर लें। अगर आप रजिस्टर नहीं करोगे तो पहली चीज, you cannot enforce a right against other partners, the rights which are arising out of a contract। तो कॉन्ट्रेक्चुअल राइट्स को आप नहीं एनफोर्स कर सकते। जैसे आपको अगर आपका शेयर नहीं दिया जा रहा तो आप केस फाइल नहीं कर सकते। ठीक है, आपको आपके राइट्स नहीं दिए जा रहे जो डीड में लिखे हैं, यू कैन नॉट फाइल अ सूट। उसी प्रकार से सूट बिटवीन थर्ड पार्टी एंड फर्म, फर्म और थर्ड पार्टी के बीच में भी सूट फाइल करना जो है ये पॉसिबल नहीं होगा। यानी यहाँ पे इसका ये मतलब है कि हम अगर फर्म है तो हम थर्ड पार्टी पे केस फाइल नहीं कर सकते। समझो, हमारा एक क्लाइंट है सल्लू भाई, सल्लू भाई हमारे से बहुत सारी चीजें लेके जाता है उधारी पे, वो खाता पीता है, मस्त गल्ला चलता है उसका, हमेशा वो उधारी पे चीजें लेके जाता है। अब उधारी रिकवर करने को हमने उसको बिल भेजा, हमने बोला भैया सल्लू भाई आपका 70,000 रुपए का बिल है, भेज दो, ये महीने का बिल आया है। अब वो बोलता है कि यार मैं पे नहीं करूंगा, तो हम यहाँ पे उसके ऊपर केस फाइल नहीं कर सकते, बिकॉज हमारी फर्म रजिस्टर्ड नहीं है। ध्यान रखो, मैं बोल रहा हूं हम उसके ऊपर केस फाइल नहीं कर सकते, बट ही कैन फाइल अ सूट ऑन अस, वो हमारे ऊपर केस फाइल कर सकता है। समझो अजय से हम कुछ चीजें खरीदते हैं, अब हमको उसको पैसा देना बचा है, तो यहाँ पे अजय कैन फाइल अ सूट ऑन अस, वो बोल सकता है हमको कि शर्मा जी मेरे को मेरा पैसा दे दो, नहीं तो मैं आपकी फर्म के ऊपर केस फाइल करूंगा। ही कैन फाइल अ सूट, सो थर्ड पार्टी कैन sue, बट यू कैन नॉट sue अ थर्ड पार्टी और फॉर एनी राइट्स दैट आर अराइजिंग आउट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। अब ये जो दैट आर अराइजिंग आउट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट वर्ड है, इसका क्या मतलब हो गया? इसका मतलब है आप सिर्फ कॉन्ट्रेक्चुअल राइट एनफोर्स नहीं कर सकते, एक जनरल राइट होगा तो वो आप एनफोर्स कर सकते हैं। जैसे कि एक बार सलमान खान आया हमारे दुकान में,
और वो हमको पैसा नहीं देता है, खा पी के चला जाता है, तो हम उसके ऊपर केस फाइल नहीं कर सकते। समझो कोई व्यक्ति आता है हमारे दुकान में और कोई चीज अंटा के चला जाता है, अंटा लेना यानी ढाप लेना यानी चोरी कर लेना। कोई व्यक्ति आता है हमारी दुकान पे, हमारी दुकान में सामने कुछ प्रोडक्ट्स थे, डीओ की बोतल थी, की चेन वगैरह थे, उसने उठाया, रखा और निकल लिया। अब यहाँ पे हमको दिख रहा है अरे यार कुछ तो भी गायब है यहाँ से। हम लोगों ने अपने सीसीटीवी कैमरे में देखा कि अरे ये व्यक्ति आया था, इसने लेके चला गया। क्या हम उसके ऊपर केस फाइल कर सकते हैं? द आंसर इज यस। यहाँ अब हम क्यों थर्ड पार्टी पे केस फाइल कर पा रहे हैं? हम इसीलिए केस फाइल कर पा रहे हैं क्योंकि ये जो चोरी करके गया है, ये कोई कॉन्ट्रेक्चुअल राइट थोड़ी है हमारा। ये कॉन्ट्रैक्ट के कारण थोड़ी हम उस पर केस फाइल कर पा रहे हैं। हम यहाँ केस फाइल कर पा रहे हैं क्योंकि उसने एक गलत काम किया है। ऐसे केसेस में हम केस फाइल कर सकते हैं। कौन सी केसेस फाइल नहीं कर सकते? कॉन्ट्रैक्ट वाली केसेस, जैसे कि उसने कुछ खा के गया और पैसा नहीं दिया, तो हम केस फाइल नहीं कर पाएंगे। जो कॉन्ट्रैक्ट से अराइज हो रहे हैं वो वाले राइट्स हम एनफोर्स नहीं कर सकते। जो अदरवाइज देन अ कॉन्ट्रैक्ट अराइज होते हैं वो हम जरूर एक्सरसाइज कर सकते हैं। जैसे कि कोई चोरी करके भाग रहा है तो उसको पकड़ सकते हैं, उसके ऊपर केस फाइल कर सकते हैं, ये सब चीजें की जा सकती है। फिर हम सेट ऑफ नहीं क्लेम कर सकते। अब सेट ऑफ क्लेम करने का क्या मतलब होता है? मींस हमको जो देना है और जो लेना है उसको एडजस्ट करके हम कई बार पेमेंट करते हैं। जैसे कि हमारी पार्टनरशिप फर्म है और पार्टनरशिप फर्म को कुछ पैसा देना था टू अ थर्ड पार्टी। समझो हमको उसको पैसा देना था 5,000 रुपया और उससे लेना था समझो 3,000 रुपया। अल्टीमेटली हम कितना पे करेंगे उसको? 2,000 रुपए पे करना चाहिए। यानी हमने सेट ऑफ कर दिया भाई 3,000 लेना था, उतना माइनस करके 2,000 रुपए रख लो। लेकिन अगर हमारी फर्म रजिस्टर्ड नहीं है, वी कैन नॉट क्लेम दिस सेट ऑफ। यहाँ पे हमको पूरा 5,000 उसको देना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे हमारी फर्म रजिस्टर नहीं थी। अल्टीमेटली ये तीनों ही जो डिस्क्वालिफिकेशन हो जाती है, डिसेबिलिटीज हो जाती है, ये डिसेबिलिटीज इतनी बड़ी है कि इनको रजिस्टर किए बिना, फर्म को रजिस्टर किए बिना एक बिजनेस करना थोड़ा मुश्किल ही हो जाएगा। और इसीलिए हम ये बोलते हैं इवन दो इट इज नॉट कंपल्सरी टू रजिस्टर द फर्म, बट इट बिकम्स एसेंशियल, इट बिकम्स नेसेसरी टू कैरी ऑन द बिजनेस, सिंस ये बड़े बड़े 3 डिस्क्वालिफिकेशंस मिल जाएंगे, डिसेबिलिटीज मिल जाएगी। इसीलिए इट इज एडवाइजेबल कि फर्म रजिस्टर कर लो। पर अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि रजिस्ट्रेशन ऑफ द फर्म इज कंपल्सरी, द आंसर इज नो, इट इज नॉट कंपल्सरी, इट इज ऑप्शनल एट द ऑप्शन ऑफ द बोथ द ऑल द पार्टीज, पार्टनर्स। ठीक है, तो हम महाराष्ट्र की एग्जाम नहीं दे रहे, इसीलिए आप ये नहीं लिखेंगे कि महाराष्ट्र में तो कंपलसरी है। हाँ, अगर आपको स्पेसिफिकली पूछा जाए तो आप लिख सकते हैं, बट अल्टीमेटली वैसे जरूरत नहीं है। ऐसा किया जा सकता है कि महाराष्ट्र ने एक सेपरेट उसके ऊपर कानून लगा दिया। जैसे आप देखते हैं दिवाली आ रही है तो पटाखे पे बैन करना, ये क्या है? ये हर एक स्टेट के ऊपर डिपेंड करता है, वो चाहे तो बैन करें चाहे तो ना करें। उसी प्रकार से कानून में भी ऐसी कुछ चीजें होती है जो कि पावर्स होते हैं स्टेट के हाथ में कि आप अपने लिए इतना पर्टिकुलर कानून बना सकते हैं। उतने फिर रूल्स वहां पे लगेंगे। एक्सेप्शंस, एक्सेप्शंस का क्या मतलब है? मींस यहाँ पे सेक्शन 69 के डिस्क्वालिफिकेशन या डिसेबिलिटीज अट्रैक्ट नहीं होते। मींस इन केसेस में इवन इफ द फर्म इज नॉट रजिस्टर्ड तो भी हम यहाँ पे केस फाइल कर पाएंगे। कौन कौन से ऐसे केसेस है जहां पे केस फाइल किया जा सकता है इवन इफ द फर्म इज नॉट रजिस्टर्ड? द पहला केस इज व्हेन द पार्टनर वांट्स टू डिसॉल्व द फर्म। अगर मैं डिसॉल्व करना चाहता हूं, फर्म को खत्म करना चाहता हूं, नेस्तनाबूद करना चाहता हूं, फना करना चाहता हूं, अगर मैं पूरे रिश्ते नाते तोड़ना चाहता हूं, तो मैं यहाँ पे केस फाइल करके ये कर सकता हूं इवन इफ द फर्म इज नॉट रजिस्टर्ड। यहाँ पे ये वाली केस फाइल की जा सकती है कि चलो फर्म बंद करो। अगर कोई मना कर रहा है तो मैं कोर्ट जाके बंद करवा सकता हूं। फर्दर, अगर डिसोल्यूशन के टाइम कुछ पैसा देना या लेना दिख रहा है, उसके लिए हम केस फाइल कर सकते हैं। जब तक फर्म चालू है तब तक पार्टनर्स एक दूसरे पे केस फाइल नहीं कर पाएंगे, लेकिन जब फर्म बंद करना है तो बंद करने की केस फाइल की जा सकती है। इसके अलावा बंद तो कर दिया लेकिन अकाउंट सेटल करना है, पैसा लेना बचा है, तो ये पैसे लेने देने की डिसोल्यूशन के बाद या डिसोल्यूशन के वक्त केस फाइल की जा सकती है। वही चीज आगे बताई गई है कि पार्टनर ऑफ अनरजिस्टर्ड फर्म कैन फाइल अ सूट फॉर डिसोल्यूशन ऑफ फर्म और फॉर द अकाउंट्स ऑफ द डिसॉल्व फर्म। अकाउंट्स वगैरह देखने के लिए कि क्या हमारा पैसा है, कितना है, हमको दे दो, उसके लिए भी आप केस फाइल कर सकते हैं। अगेन ये ध्यान रखो कि ये किसकी बात हो रही है? ये आपस की बात हो रही है। थर्ड पार्टी पे आप इवन आफ्टर डिसोल्यूशन केस फाइल नहीं कर पाओगे। फिर अगर कोई व्यक्ति इंसॉल्वेंट हो जाता है, जैसे कि हम लोग
तीन जन काम कर रहे थे, मैं, कैटरीना और दीपिका। समझो कैटरीना जो है ये इंसॉल्वेंट हो जाती है, सो इसका ऑफिशियल रिसीवर आ जाएगा। क्या ऑफिशियल रिसीवर फिर क्लेम कर सकता है फ्रॉम द फर्म? द आंसर इज यस। ऑफिशियल रिसीवर को फिर अधिकार है कि वो पूरी की पूरी फर्म के ऊपर केस फाइल कर सकता है अगर उसको उसका हिस्सा न दिया जाए तो। सो यहाँ पे ऑफिशियल रिसीवर को पूरे असेट्स और लाइबिलिटीज देना पड़ता है। तो यहाँ पे अधिकार हो जाएगा ऑफिशियल रिसीवर का कि मैं केस फाइल कर सकता हूं इवन इफ द फर्म इज नॉट रजिस्टर्ड। सो वही पॉइंट बताया गया है, ऑफिशियल रिसीवर या ऑफिशियल असाइनी ऑफ एन इंसॉल्वेंट पार्टनर कैन क्लेम फ्रॉम द अनरजिस्टर्ड फर्म। फिर अगर कुछ ऐसी जगह हैं जहां पे भारत का पार्टनरशिप एक्ट नहीं लागू होता, वहां पे आपको रजिस्टर करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जैसे समझो ब्रांचेस वगैरह हो गई, जैसे हम यहाँ पे एक बिजनेस करते हैं बट हमने एक नेपाल में ब्रांच खोल के रखी है। अब नेपाल में तो भारत का पार्टनरशिप एक्ट लगता ही नहीं, तो वहां पे रजिस्ट्रेशन करवाने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सो इस प्रकार से अगर कहा जहां पे भी हमारा भारत का कानून नहीं लगता, भारत का पार्टनरशिप एक्ट नहीं लगता, सो वहां पे रजिस्टर करने आप नहीं बोल सकते क्योंकि वहां तो कानून ही नहीं लगता है। सो ऐसे केसेस में जहां पे ऐसे ऐसे जगह आप बिजनेस कर रहे हैं जहां हमारा कानून ही अप्लाई नहीं होता, सो वहां पे आपको पार्टनरशिप रजिस्टर करने की कोई आवश्यकता नहीं, आप फिर भी केस फाइल वगैरह कर सकते हैं। जैसे श्रीलंका में जाके हम तीनों बिजनेस कर रहे हैं, वहां जाके पार्टनरशिप बनाए तो वहां पे ये भारत के कानून नहीं लगेंगे। उसी प्रकार से कई बार ऐसा किया जाता है कि छोटी छोटी जगह को एग्जेम्प्ट कर दिया जाता है। कभी कभी ऐसा लगता है सरकार को कि यार ये छोटा सा शहर है, या क्या गिनती की तो पार्टनरशिप फर्म है, चार लोग तो काम करते हैं यहाँ। सो ऐसी जगह पे क्या रजिस्टर करने की अपन जबरदस्ती की फॉर्मेलिटीज लगाओ। तो कभी कभी स्टेट गवर्नमेंट एक नोटिफिकेशन के द्वारा एग्जेम्प्ट कर देती है छोटे छोटे गांवों को, छोटे छोटे शहरों को। जैसे कि एक आम गांव हो गया, दहे गांव हो गया, ऐसे छोटे छोटे गांव है जहां पे कुछ बिजनेस ही नहीं है, छोटे छोटे से काम चलते हैं। तो यहाँ पे गवर्नमेंट बोलेगी कि अगर आप आम गांव में बिजनेस कर रहे हैं तो वहां पे आपको पार्टनरशिप रजिस्टर करना अनिवार्य नहीं है। आप दहे गांव में बिजनेस कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको पार्टनरशिप रजिस्टर करना अनिवार्य नहीं है। अगर इस प्रकार से नोटिफिकेशन निकाला गया है तो वहां पे आप रजिस्टर नहीं करोगे और इसके बावजूद आप केस फाइल कर सकते हैं ऑन द थर्ड पार्टीज एज वेल एज अमंग द पार्टनर्स। सो यहाँ पे भी रजिस्ट्रेशन अनिवार्य नहीं होगा क्योंकि वहां एग्जेम्पशन दिया गया है बाय द स्टेट गवर्नमेंट्स। उसी प्रकार से एक अनरजिस्टर्ड फर्म सूट फाइल कर सकती है या सेट ऑफ क्लेम कर सकती है फॉर एन अमाउंट नॉट एक्सीडिंग ₹100। 100 रुपए तक का अगर कोई झगड़ा हो गया, 100 रुपए का किसी ने पान खा के गया और उसने पान का पैसा नहीं दिया, हम 100 रुपए तक का केस फाइल कर सकते हैं। आपको लग रहा होगा सर 100 रुपए क्यों, ये तो बहुत कम हो गया, ये तो कुछ गड़बड़ लग रही है। तो कोई गड़बड़ नहीं है, कानून में अभी भी 100 रुपए ही लिखा है। कल चल के अगर ये बदल जाएगा तो फिर यहाँ पे हम देखेंगे कुछ और अमाउंट आ सकता है। पर 100 रुपए तक के अगर आप केस फाइल करना चाहें तो कर सकते हैं, और वो भी स्मॉल कॉजेस कोर्ट में जाना चाहिए। छोटी मोटी जो वारदात है वो वाले कोर्ट में जाना चाहिए, स्मॉल कॉजेस कोर्ट। ऐसे अलग अलग प्रकार के कोर्ट होते हैं, कोर्ट को विभाजित किया जाता है, साइबर कोर्ट, फिर सिविल कोर्ट, तो ऐसे अलग अलग कोर्ट होते हैं। और उसमें भी अगर स्मॉल कॉजेस कोर्ट में जाएंगे अपन तो वहां पे फिर केस फाइल की जा सकती है। यहाँ पे खास बात यह है कि आपको ये जो 100 रुपए रिकवर करने को, केस फाइल करने का जो खर्चा होगा वो भी आप रिकवर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल 100 रुपए रिकवर करने को आपको 3,000 रुपए खर्चा आ गया, तो 3,000 रुपए भी आप साथ में रिकवर कर सकते हैं। फर्दर नॉन रजिस्ट्रेशन से फर्क नहीं पड़ेगा ऐसे राइट्स एनफोर्स करने के लिए जो कि कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा अराइज नहीं हुए हैं। जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, कॉन्ट्रेक्चुअल राइट्स के ऊपर बैन है, आप कॉन्ट्रेक्चुअल राइट्स पूरे नहीं करवा सकते इफ द फर्म इज नॉट रजिस्टर्ड। बट ऐसे राइट्स जो कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा अराइज नहीं हुए, जैसे किसी ने चोरी करके चला गया, आप उस पर फिर केस फाइल जरूर कर पाएंगे। सो कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा जो अराइज हो रहे हैं, जैसे किसी ने कोई माल परचेस करके गया था और हमको पैसा नहीं दे रहा है, हम उस पे केस फाइल नहीं कर पाएंगे क्योंकि एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ था। सो कॉन्ट्रेक्चुअल राइट्स क्लेम नहीं किए जा सकते। बट हाँ, अदरवाइज देन अ कॉन्ट्रैक्ट अगर अराइज हो रहे हैं तो वो क्लेम किए जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल किसी ने चोरी किया है या किसी ने हमारा नाम यूज किया है गलत प्रकार से, तो हमारा उससे कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं था बट फिर भी हमारा नाम रजिस्टर्ड है, हमने अपने नाम का पूरा ट्रेडमार्क बना के रखे हैं कि ये नाम से सिर्फ हम बिजनेस करेंगे और कोई बिजनेस नहीं कर सकता। अब हमारा पड़ोसी है, उसने हमारा नाम यूज करके पैसा कमा लिया, तो ऐसे केसेस में हम केस फाइल कर सकते हैं कि उसने हमारा नाम गलत प्रकार से यूज किया है। तो यहाँ पे हम केस फाइल कर सकते हैं बिकॉज दिस राइट इज नॉट अराइजिंग आउट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे भी केस फाइल किया जा सकता है।
फिर आगे आखिरी में फिर से एक बार फिर से क्लैरिफाई कर दिया है कि अनरजिस्टर्ड फर्म का मतलब है कि उसमें कुछ डिसेबिलिटीज होगी, बट इट डज नॉट मीन दैट इट इज एन इलीगल एसोसिएशन। इट इज नॉट इलीगल कि आप अनरजिस्टर्ड फर्म चला रहे हैं, बट हाँ, महाराष्ट्र में इलीगल है, 1 साल के अंदर रजिस्टर करना पड़ेगा। फिर ऑल्टरेशन का मतलब होता है बदलाव। अगर आपके कोई भी बदलाव होते हैं आफ्टर रजिस्ट्रेशन, तो आपको ये चीज रजिस्ट्रार को बताना पड़ेगा, क्योंकि जाहिर सी बात है कि आपने रजिस्ट्रार के पास कुछ डिटेल बताई है, कल चल के डिटेल बदल गई तो वो बदलना तो जरूरी रहेगा। जैसे समझो किसी का नाम बदल गया, किसी का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बदल गया, किसी का घर बदल गया, तो बदलते रहते हैं। जैसे दीपिका थी तो अब वो शादी कर चुकी है तो उसका नाम चेंज हो गया, उसका घर चेंज हो गया। सो ये चीज भी हमको बताना पड़ेगा। सो ऑल्टरेशन हमको बताना पड़ता है, कोई भी बदलाव है, कोई भी चेंजेस है, ये हमको बताना पड़ता है। कब बताना पड़ेगा? जब फर्म रजिस्टर किए थे तब। जाहिर सी बात है, अगर आप फर्म रजिस्टर ही नहीं किए और आप बाद में रजिस्ट्रार को बोलोगे देखो ये बदल गया, तो वो बोलेगा क्या बदल गया, क्योंकि उसके पास तो रजिस्ट्रेशन ही नहीं है ना। तो जब रजिस्ट्रेशन रहेगा तब रजिस्ट्रार को बताना है देखो ये जो व्यक्ति था ये अब चेंज हो गया, इसके जगह दूसरा पार्टनर आ गया। सो ये चीज कब करना है आपको? ये चीज तब करना है जब रजिस्टर्ड थी तब। सो क्या क्या चीजें आपको बताना पड़ता है, आइए जानते हैं एक एक करके। पहली चीज है चेंज इन द फर्म नेम और इन द लोकेशन ऑफ द प्लेस ऑफ बिजनेस, प्रिंसिपल प्लेस। सो यहाँ पे आपको क्या क्या चीज बताना है मैं शॉर्ट में लिख के रख दे रहा हूं। यहाँ पे नेम ऑफ द फर्म और प्रिंसिपल प्लेस ऑफ द फर्म, ये आपका अगर चेंज हो रहा है, ऑफ फर्म ये फर्म का, तो ये अगर चेंज हो रहा है तो आपको पहले पॉइंट में ये चीज इन्फॉर्म करना पड़ता है टू द रजिस्ट्रार अलोंग विद द फीस। जो भी प्रिस्क्राइब फीस रहेगी, प्रिस्क्राइब टाइम रहेगा, उसके अंदर आपको ये करना पड़ेगा। इसके अलावा दूसरे अगर प्लेस है, ब्रांच ऑफिस, ब्रांच ओपन हो रही है तो भी बताना है और क्लोज हो रही है तो भी बताना है। आपने नई ब्रांच चालू कर दी है तो वो भी आपको इन्फॉर्म करना पड़ेगा। या पुरानी एक ब्रांच थी जो आपको नुकसान दे रही थी, आपको उतना मैनेज करना नहीं हो रहा था, आप उसको बंद कर रहे हैं, दिस शुड ऑल्सो बी इन्फॉर्म। सो ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ ब्रांचेस भी आपको बताना पड़ेगा। इसके अलावा चेंजेस इन नेम्स एंड एड्रेसेस ऑफ द पार्टनर्स। सो इनका नाम और एड्रेस अगर बदलता है तो पहले पॉइंट में भी नाम बदल रहा है और एड्रेस बदल रहा है, प्रिंसिपल प्लेस, बट वो फर्म का बदल रहा है। यहां पे ऑफ पार्टनर्स, पार्टनर्स का अगर बदलता है तो ये भी आपको इन्फॉर्म करना पड़ेगा रजिस्ट्रार को। अगेन यहाँ पे भी इट इज नॉट नेसेसरी कि आप फिजिकली जाके इन्फॉर्म करो, यू कैन इवन सेंड द लेटर थ्रू पोस्ट, पोस्ट से भी आप ये चीज भेज सकते हैं। चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म, अगर कॉन्स्टिट्यूशन चेंज हो रहा है तो वो बताना है, या इवन डिसोल्यूशन हो रहा है फर्म का तो वो भी बताना पड़ेगा। ठीक है, तो चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होगा कोई भी पार्टनर आ रहा है, कोई भी पार्टनर जा रहा है, या इवन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आप चेंज कर रहे हैं बिटवीन द पार्टनर्स, या कोई सब पार्टनर बना रहे हैं, माइनर को एडमिट कर रहे हैं फॉर द बेनिफिट्स ऑफ द पार्टनरशिप, इस प्रकार के कोई भी अगर आप बदलाव कर रहे हैं, सो इट शुड बी इन्फॉर्म टू द रजिस्ट्रार। तो अगर कॉन्स्टिट्यूशन बदलता है या इवन डिसोल्यूशन होता है, अगर फर्म खत्म हो चुकी है, समझो किसी की डेथ हो गई, कैटरीना गचक गई और हमारी फर्म बंद हो गई, या कोई इंस्टॉलमेंट हो गया और हमारी फर्म बंद हो गई, या मिलके हम लोगों ने फर्म को खत्म कर लिया, सो ऐसे केसेस में यू शुड ऑल्सो इन्फॉर्म दैट फर्म हैज बीन डिसॉल्व्ड। सो डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म भी बताना पड़ता है टू द रजिस्ट्रार। फिर अगर माइनर है तो माइनर जब मेजर हो जाता है तो ही विल हैव टू सिलेक्ट वेदर ही वांट्स टू बिकम द पार्टनर और ही वांट्स टू सीवर द कनेक्शन विद द फर्म। अगर वो डिसाइड करता है कि पार्टनर बनना चाहता है तो भी बताना पड़ेगा। अगर वो डिसाइड करता है पार्टनर नहीं बनना चाहता है, वो अपने पूरे रिश्ते नाते तोड़ना चाहता है, तो वो भी बताना पड़ेगा। सो इसमें 6 महीने के अंदर उसको बताना पड़ता है कि वो क्या पार्टनरशिप में जुड़ा रहना चाहता है या हटना चाहता है। अगर वो नहीं बताता है तो मान लिया जाता है वो पार्टनर बन चुका, बट अल्टीमेटली उसको बताना जरूरी है, दोनों चीजें बताना जरूरी है कि वो बनना चाह रहा है पार्टनर या हटना चाह रहा है विद द पार्टनरशिप। तो जब वो मेजर होगा, मेजर होने के 6 महीने के अंदर उसको ये इन्फॉर्म करना पड़ता है। ठीक है, या तो मेजर होने के 6 महीने पहले, 6 महीने के अंदर, या फिर कभी ऐसा होगा कि मेजर हो चुका है लेकिन उसको पता ही नहीं था कि वो पार्टनर है, जब उसको पता लगा वहां से 6 महीने के अंदर ही शुड इन्फॉर्म द रजिस्ट्रार दैट he wants to become the partner or he wants to sever the connection with the firm। रजिस्टर ऑफ फर्म्स जो है पब्लिक डॉक्यूमेंट है, ऑलरेडी मैंने आपको ये बता दिया। पब्लिक डॉक्यूमेंट का मतलब होता है एनी पर्सन कैन इंस्पेक्ट दीज डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम द रजिस्ट्रार। कुछ नॉमिनल फीस देना पड़ेगा और आप जाके वो डॉक्यूमेंट्स देख सकते हैं और उसकी कॉपीज निकाल सकते हैं।
उससे जो कॉपीज निकालते हैं, कॉपी का ये मतलब नहीं आप जाके मोबाइल में फोटो खींच के ला लिए। कॉपीज निकालने का मतलब होता है सर्टिफाइड कॉपीज निकालना। सर्टिफाइड कॉपीज मींस आपको एप्लीकेशन करना पड़ता है रजिस्ट्रार के पास। रजिस्ट्रार को बोलना पड़ता है हमको इसका प्रूफ चाहिए कि ये जो केडीएस एन कंपनी है इसमें कितने लोग पार्टनर्स है और कितने लोग कब कब ज्वाइन हुए, क्या क्या प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, कहाँ कहाँ ये लोग रहते हैं। तो आप अगर उनको बोलते हैं कि हमको ये चाहिए तो वो क्या करेंगे, वो उसका एक प्रिंट निकालेंगे, उसका या जेरोक्स कॉपी निकालेंगे, एक फोटो कॉपी निकालेंगे, और वो प्रिंट निकाल के या कॉपी निकाल के साइन करेंगे रजिस्ट्रार उस पे, खुद उस पे अपना सील लगाएंगे और बोलेंगे कि यस ये कॉपी हमारे यहाँ से लेके गई हुई है। मींस अब ये प्रूफ हो गया कि हमने आरओएफ से, रजिस्ट्रार ऑफ फर्म से जाके कॉपी निकाले हैं, तो ये पूरी सही होना चाहिए। सो ये एक कंक्लूसिव एविडेंस हो जाता है। हम सर्टिफाइड कॉपी भी निकाल सकते हैं एंड दिस सर्टिफाइड कॉपी बिकम्स अ कंक्लूसिव एविडेंस। ठीक है, सो आप जाके इंस्पेक्ट कर सकते हैं, ये पहला राइट है एज पर सेक्शन 66। सर्टिफाइड कॉपी निकाल सकते हैं एज पर सेक्शन 67 एंड एज पर सेक्शन 68 द रजिस्टर ऑफ फर्म्स या जो भी आपने डॉक्यूमेंट्स वहां से लेके आए हैं दैट इज अ कंक्लूसिव एविडेंस। मींस उसमें जो जो लिखा है ये सब सही है, ये मान लिया जाएगा। उसमें लिखा है शर्मा जी पार्टनर है तो है, उसमें लिखा है इनका इतना रेशियो है तो वो रहेगा, जो भी उसमें लिखा है दैट विल बी कंसीडर्ड एज ट्रू एंड करेक्ट। सो इट विल बी अ कंक्लूसिव एविडेंस, फाइनल एविडेंस की जो भी चीज इसमें बताई गई है दैट इज परफेक्टली वैलिड एंड ट्रू। अगर कोई व्यक्ति फिर झूठ बोलता है तो क्या होगा, तो आखिरी पॉइंट वही बोलता है, अगर कोई व्यक्ति झूठ बोलता है तो उसके ऊपर पेनल्टी लगेगी, पेनल्टी फॉर फर्निशिंग फॉल्स पर्टिकुलर्स। अगर झूठ बोला गया है तो उसको 3 महीने तक की सजा और फाइन हो सकती है, और दोनों भी हो सकता है। वैसे मैं आपको बता दूं कि ये फाइन वाला जो सेक्शन होता है ये कोई काम का नहीं होता है। बेसिकली ये वाले चैप्टर में आपको सिर्फ सेक्शन नंबर 69 पढ़ना है एग्जाम के टाइम पे, अभी आप पूरा पढ़ेंगे, बट जब एग्जाम के टाइम पे आपको रिवाइज करना रहेगा यू विल स्टडी ओनली सेक्शन नंबर 69 अलोंग विद इट्स एक्सेप्शंस। ठीक है, और बाकी पॉइंट्स आपके जनरली याद रहना चाहिए कि ये पब्लिक डॉक्यूमेंट होता है वगैरह वगैरह। अब इसमें मेरे को एक दो क्वेश्चन भी आपको बताना है, आपको कोई डाउट्स होंगे तो आप पूछ सकते हैं, बट एक दो क्वेश्चन बताना है। पहला क्वेश्चन जो है इसमें ऐसा हुआ था, ए और बी जो थे ये दोनों जन पार्टनरशिप में जुड़े थे। अब पार्टनरशिप में जुड़ने के बाद बी ने क्या किया, दोनों जन ने टैक्सी खरीदा मिलके, और इन्होंने टैक्सी को लगा दिया इन दी फर्म, फर्म में इन्होंने टैक्सी को यूज किया और ये टैक्सी का बिजनेस चला रहे थे। अब बी ने बिना बताए, ए को बताया नहीं और इसने टैक्सी बेच दिया। जैसे ही टैक्सी बेचा द पार्टनरशिप केम टू एन एंड। अब यहाँ पे सवाल ये आता है, क्या यहाँ पे ए क्लेम कर सकता है फ्रॉम बी कि मुझे मेरा पैसा दे दो? द आंसर इज यस। भले ही फर्म अनरजिस्टर्ड है या फर्म अनरजिस्टर्ड है, बट फिर भी वो क्लेम कर सक रहा है। क्यों कर सक रहा है? क्योंकि यहाँ पे फर्म खत्म हो चुकी है, डिसॉल्व हो चुकी है। जैसे ही इसने एसेट बेच दिया, अब कुछ बचा ही नहीं, तो फर्म डिसॉल्व हो चुकी है, पार्टनरशिप केम टू एन एंड, एंड हेंस सिंस द पार्टनरशिप केम टू एन एंड, अब ए कैन क्लेम इवन इफ द फर्म इज अनरजिस्टर्ड। फर्स्ट वाले एक्सेप्शन में कवर होता है। दूसरा वाला एक्सेप्शन है, दूसरे पॉइंट में सिर्फ ये बोला है कि एक्स वाई जेड और पी ये लोग चारों जन पार्टनर थे और एक बिजनेस कर रहे थे जिसमें एक्स की डेथ हो गई और पी रिटायर हो गया, बट वाई और जेड ने वैसा ही बिजनेस कैरी ऑन किया और उन्होंने डब्ल्यू के ऊपर केस फाइल किए विदाउट फ्रेश रजिस्ट्रेशन या विदाउट नोटिफाइंग द रजिस्ट्रार ऑफ द चेंजेस इन कॉन्स्टिट्यूशन। सो क्या वो क्लेम कर सकते हैं? क्या वाई और जेड क्लेम कर सकता है फ्रॉम डब्ल्यू? द आंसर इज यस। अब तो फॉर्म रजिस्टर्ड नहीं है या चेंजेस तो आपने नहीं बताया, पहले रजिस्टर्ड थी, लेकिन एक्स की डेथ के बाद अपने आप खत्म हो जाती है, अगर आपने कुछ नहीं लिखा है तो इट गेट्स डिसॉल्व। सो फिर भी आप बाद में केस फाइल कर सकते हैं क्या? द आंसर इज यस। तो देखो फॉर्म रजिस्टर्ड थी ना जब आपने बनाया था, इसको लॉजिकली सोचो, समझो एक्स वाई और जेड तीन जन मिलके काम कर रहे थे। अब यहां पे समझो एक्स की डेथ हो जाती है और एक्स एक्स हो जाता है, वो घचक जाता है, तो एक्स एक्स हो गया। अब यहां पे क्योंकि एक्स की डेथ हो गई, सो क्या हमने अगर यहां पे डब्ल्यू से कॉन्ट्रैक्ट करके रखा है तो क्या हम इसको बाद में क्लेम नहीं कर पाएंगे क्या? क्योंकि इसकी डेथ हो गई और फॉर्म खत्म हो गई तो इसका ये मतलब थोड़ी कि हम इससे क्लेम नहीं कर पाएंगे। इवन अगर इसकी डेथ हो जाती है और फॉर्म डिसॉल्व हो चुकी है तो भी हम यहां पे भी बाद में भी उससे क्लेम कर सकते हैं। तो एक्स की डेथ हो गई बट वाई एंड जेड कैन क्लेम फ्रॉम डब्ल्यू, तो डब्ल्यू से केस फाइल करके रिकवर किया जा सकता है। आप लॉजिक से ध्यान रखेंगे तो भी ये पॉइंट आपको समझ जाएगा, क्योंकि अगर फर्म खत्म हो गई इसका ये मतलब थोड़ी कि हम पुराने कॉन्ट्रैक्ट्स भी क्लेम नहीं कर पाए। सो वी कैन क्लेम, क्योंकि सेक्शन की स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है ये कि फर्म रजिस्टर्ड होना चाहिए और जो व्यक्ति क्लेम कर रहा है वो पार्टनर होना चाहिए। सो यहाँ पे हम लोग क्लेम कर रहे हैं तो हम लोग पार्टनर हैं और फर्म रजिस्टर्ड थी, ये नहीं लिखा है कब रजिस्टर होना चाहिए।
जब कॉन्ट्रैक्ट हुआ तब होना चाहिए या जब क्लेम हुआ तब होना चाहिए, तो हम इसका ऐसा अर्थ निकालते हैं कि एनी टाइम, कॉन्ट्रैक्ट करते वक्त भी रजिस्टर रहे तो भी चलेगा भले ही बाद में ना रहे, या बाद में रहे तो भी चलेगा भले ही पहले ना रहे, एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, या तो क्लेम के टाइम पे या फिर जब कॉन्ट्रैक्ट कर रहे थे उस वक्त पे फर्म का रजिस्टर होना अनिवार्य होगा। तो ये दूसरा एक केस था जो मुझे आपको बताना था।